हाय हिस्टोरियंस, आप सभी का स्वागत है द ट्विन ब्रोज यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है तन्नू और अगर मैं अपनी एकेडमिक्स की बात करूं तो मैंने क्लास 12th हिस्ट्री सीबीएसई बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है और मेरा सीयूटी स्कोर भी 200 आउट ऑफ 200 रहा है। और एट प्रेजेंट मैं अपनी ग्रेजुएशन हिस्ट्री मेजर में मिरांडा हाउस से कर रही हूँ। और आज हम क्लास 11th हिस्ट्री का बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें कम से कम ये तो पता हो कि आखिरकार एम्पायर कहते किसे हैं। व्हाट इज एन एम्पायर? तो एम्पायर वो लैंडमास है जो एक वास्ट एक्सपेंस ऑफ टेरिटरी में फैला हो अंडर ए सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। और इस चैप्टर में हम जिस एम्पायर की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द रोमन एम्पायर। और ये एम्पायर 3 कॉन्टिनेंट्स के अक्रॉस बसा है और वो 3 कॉन्टिनेंट्स है यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। यूरोप के अंदर रोमन एम्पायर मेडिटरेनियन सी तक फैला है। एशिया के अंदर रोमन एम्पायर फर्टाइल क्रिसेंट तक फैला है और अफ्रीका के अंदर रोमन एम्पायर नदर्न अफ्रीकन रीजन तक फैला है। यूरोप अफ्रीका तो ठीक है, पर फर्टाइल क्रिसेंट किसे कहते हैं? तो मॉडर्न डे ईरान, इराक एंड सीरिया वाला रीजन फर्टाइल क्रिसेंट के अंदर आता है। और अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊं तो फर्टाइल क्रिसेंट ही वो रीजन है जहां से इंडिया में पहली बार व्हीट, बार्ले, शीप एंड गोट लाए गए थे। ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं जिन्होंने रोमन एम्पायर की डेस्टिनी को शेप किया। न सिर्फ इतना ही, हम देखेंगे कि रोमन एम्पायर के अंदर कौन कौन से सोशल ग्रुप्स हैं। जैसे सीनेट के बारे में हम देखेंगे, उसके बाद हम मिडिल क्लास के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम लोअर क्लास के बारे में देखेंगे और उसके बाद हम स्लेव्स के बारे में देखेंगे। न सिर्फ इतना ही, बल्कि हम देखेंगे कि किस तरह इन सब क्लासेस से अलग एक इक्विस्ट्रियन क्लास भी है जिसके अंदर हॉर्समैन और वो लोग आते हैं जो बड़े बड़े हाउसेज में रहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि रोमन एम्पायर के अंदर विमेन की क्या कंडीशन है। न सिर्फ इतना ही, हम देखेंगे कि जो स्लेव्स हैं वो रोमन इकोनॉमी का हिस्सा कैसे बन गए। उसके बाद हम देखेंगे कि वो एम्पायर जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से लेकर 7th सेंचुरी तक चला, उसका 5th सेंचुरी में डिक्लाइन कैसे हुआ, वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में कैसे डिवीजन हुआ। ये सारी चीज हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो रोमन एम्पायर इतना बड़ा एम्पायर है, इसकी हिस्ट्री किसने लिखी है, और अगर किसी ने लिखी भी है तो वो सोर्सेज कौन कौन सी है जिससे हमें रोमन इतिहास के बारे में पता चलता है। तो यहाँ हम 3 पॉइंट्स को देखने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट जिससे हमें रोमन हिस्ट्री के बारे में पता चलता है वो है टेक्सुअल सोर्सेज। टेक्सुअल सोर्सेज उन लोगों द्वारा लिखी गई है जो कंटेम्प्ररी थे उन रूलर्स के। ठीक है, जिनके बारे में चीजें लिखी गई हैं। टेक्सुअल सोर्सेज के अंदर ही हम लेटर्स देखते हैं, स्पीचेस, सरमन्स, लॉज और भी कई सारी चीजों को हम टेक्सुअल सोर्सेज के अंदर पढ़ते हैं। और जब हम किसी टेक्सुअल सोर्स को एनुअली लिखना शुरू करें तो हम उसे एनाल्स बोलते हैं। ये टर्म आप वन वर्ड या फिर वन मार्कर्स के लिए याद रख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी सोर्स है रोमन हिस्ट्री के लिए वो है डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज के अंदर हम इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं और पपायरी को पढ़ते हैं। अब इंस्क्रिप्शन क्या है और ये पपायरी क्या है? तो इंस्क्रिप्शन वो शिलालेख हैं जो हार्ड सरफेसिस के ऊपर लिखे जाते हैं। और पपायरी पपायरी क्या है? पपायरी रीड ऑफ अ प्लांट या फिर प्लांट का वो सख्त हिस्सा जिसको सुखाकर उस पर चीजें लिखी जाती हैं। और उस पपायरी को जो स्टडी करते हैं उन स्कॉलर्स को कहा जाता है पपायरोलॉजिस्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो रोमन इतिहास के बारे में हमें बताता है वो है मटेरियल रिमेन्स। तो मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि जो ये ऊपर दो सोर्सेज हमने पढ़ी है, टेक्सचुअल सोर्स और डॉक्यूमेंट्री सोर्स, इनकी जो स्टडी करते हैं उनको हम हिस्टोरियन बोलते हैं और जो मटेरियल रिमेन्स की स्टडी करते हैं उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है। और मटेरियल रिमेन्स के अंदर हम देखेंगे कि रोमन एम्पायर के अंदर किस तरह की बिल्डिंग्स थी, किस तरह के मोन्यूमेंट्स थे, किस तरह के स्ट्रक्चर्स थे, किस तरह की पोट्री थी और किस तरह के कॉइन्स थे। एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूंगी, जब हम कॉइन्स की स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को हम न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं। और हम मोजैक्स के बारे में देखेंगे। मोजैक्स का मतलब है डिफरेंट कल्चर्स इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी। एक ही टेरिटरी मतलब एक ही रोमन एम्पायर के अंदर इतने सारे कल्चर कैसे, उसके बारे में हम मटेरियल रिमेन्स के अंदर पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि किस तरह एंटायर डिफरेंट डिफरेंट लैंडस्केप्स हैं, कहाँ? रोमन एम्पायर के अंदर। तो अब इतना समझने के बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल दे सकते हैं कि व्हाट आर द सोर्सेज फ्रॉम विच वी गेट टू नो अबाउट द रोमन एम्पायर। तो हमने देखी कि 3 सोर्सेज है जिससे हमें रोमन एम्पायर की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। सबसे पहली सोर्स है टेक्सुअल सोर्स, देन डॉक्यूमेंट्री सोर्स, और उसके बाद हमने देखा कि मटेरियल रिमेन से कैसे रोमन हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो ये तो बात हुई रोमन एम्पायर की। उसके बाद इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर सिर्फ एक ही एम्पायर है। यहाँ 2 एम्पायर्स थे,
एक तो रोमन एम्पायर और एक है ईरानियन एम्पायर। और मजे की बात यह है कि ये दोनों एम्पायर एक दूसरे के राइवल्स हैं। द रोमन्स एंड ईरानियंस वर राइवल्स एंड fought against each other for much of their history। पूरे इनके इतिहास में ये दोनों हमेशा हमें लड़ते हुए ही दिखे हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार देखिए, विच टू एम्पायर्स रूल्ड ओवर यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड एशिया। तो इसका आंसर क्या होगा? द रोमन एम्पायर एंड द ईरानियन एम्पायर। ठीक है। In this chapter, we shall be looking at the Roman Empire, but we shall also refer in passing to Rome's rival Iran। इस चैप्टर में मेजरली हम रोमन एम्पायर के बारे में ही पढ़ेंगे, पर इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हम ईरान को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। हम देखेंगे कि हम सिर्फ रोमन एम्पायर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, ईरानियन एम्पायर के बारे में क्यों नहीं पढ़ रहे, और इनके पीछे के रीजन क्या है कि हम रोमन एम्पायर को इतनी तवज्जो दे रहे हैं और बल्कि हम ईरानियन एम्पायर को पढ़ भी नहीं रहे। ठीक है, तो इनके बीच के डिफरेंसेस क्या क्या हैं। उसके बाद हम ज्योग्राफिकल एक्सटेंट देखते हैं यहाँ पे रोमन एम्पायर का। तो रोमन एम्पायर अगर मैं नॉर्थ की बात करूँ तो राइन एंड डेन्यूब रिवर तक फैला है, और अगर मैं साउथ की बात करूँ तो रोमन एम्पायर सहारा डेजर्ट तक फैला है। एक बार दोबारा सुनिए, रोमन एम्पायर नॉर्थ में राइन एंड डेन्यूब रिवर तक फैला है और साउथ में सहारा डेजर्ट तक फैला है। वही ऑन द कॉन्ट्ररी ईरान जो है या फिर ईरानियन एम्पायर साउथ ऑफ द कैस्पियन सी से लेके डाउन टू ईस्टर्न अरेबिया, ठीक है, और इसमें लार्ज पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान भी आते हैं। मतलब ईरानियन एम्पायर के अंदर साउथ ऑफ कैस्पियन सी से लेकर ईस्टर्न अरेबिया वाला रीजन प्लस में अफगानिस्तान के कई हिस्से ईरानियन एम्पायर के अंदर आते हैं। ठीक है। उसके बाद खास बात तो ये है कि रोमन एम्पायर का एक बड़ा हिस्सा मेडिटेरेनियन सी कवर करता है। मेडिटेरेनियन सी को हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर भी कहा जाता है। पर अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाई द मेडिटेरेनियन सी कॉल्ड द हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर। तो इसके पीछे का बड़ा ही आसान रीजन है, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी जो है वो यूरोप और अफ्रीका को कनेक्ट करता है और इनके बीच में ट्रेड रूट को पॉसिबल करवाता है। और जो ईरानियन एम्पायर और जो रोमन एम्पायर, इन दोनों सुपर पावर्स को चाइना ने कलेक्टिवली एक नाम दिया है जिसका नाम है ताचिन। इसको आप वन वर्ड के लिए याद रख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है द अर्ली एम्पायर। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि रोमन एम्पायर स्टार्टिंग से ही दो ब्रांचेस में डिवाइड था, अर्ली एम्पायर, लेटर एम्पायर। लेटर एम्पायर में भी फर्दर दो ब्रांचेस का सब डिवीजन हुआ, जिसमें से पहली है वेस्टर्न रोमन एम्पायर एंड ईस्टर्न रोमन एम्पायर। तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्ली रोमन एम्पायर के बारे में। तो अब आप सोच रहे होंगे कि रोमन एम्पायर को अर्ली एम्पायर और लेटर एम्पायर में डिवीजन जो इनके बीच में हुआ है वो किस बेसिस पे हुआ है, और वो पॉइंट कौन सा है जिसके बाद से हम इसे लेटर कहते हैं और जिस चीज से पहले हम इसे अर्ली कहते हैं। तो वो पॉइंट है थर्ड सेंचुरी। थर्ड सेंचुरी से पहले और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद जो भी चीजें हुई रोमन एम्पायर के अंदर उसे हम अर्ली एम्पायर के अंदर कंसीडर करते हैं, और थर्ड सेंचुरी से लेकर सेवंथ सेंचुरी तक जो भी चीजें हुई उसे हम लेटर एम्पायर के अंदर कंसीडर करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस इन बिटवीन रोमन एंड ईरानियन एम्पायर। आखिरकार रोमन और ईरानियन एम्पायर के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो रोमन एम्पायर जो है कल्चरली मच मोर डाइवर्स है इन कंपैरिजन टू ईरानियन एम्पायर। रोमन एम्पायर के अंदर हेट्रोजेनिटी है इन टर्म्स ऑफ रिलीजन एंड एथनिसिटी। कई तरह के लोग यहाँ रहते हैं। ऑन द कंट्ररी ईरान के अंदर हमें होमोजेनिटी देखने को मिलती है, सिमिलर एथनिसिटी देखने को मिलती है, कल्चरल डाइवर्सिटी नहीं है यहाँ पर। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है वो है द लैंग्वेज। रोमन एम्पायर के अंदर हमें कई सारी लैंग्वेजेस देखने को मिलती है। एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेजेस भी यहाँ दो दो हैं, पहली लैटिन और ग्रीक। वहीं ईरान के अंदर लैंग्वेजेस की कॉम्प्लेक्सिटी या फिर लैंग्वेजेस की प्लूरैलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा पॉइंट जो ईरान और रोमन एम्पायर को डिफरेंशिएट करता है या फिर उनको अलग अलग करता है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्मी। ध्यान से सुनिए, रोमन एम्पायर में पेड आर्मी है, प्रोफेशनल आर्मी है। उनको 25 सालों की सर्विस देनी होती है जिसके बदले में उन्हें पैसे दिए जाएंगे, बल्कि परंतु ईरानियन एम्पायर के अंदर कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी है, मतलब जबरन भर्ती की गई आर्मी है जिन्हें सैलरी कितनी मिलेगी, मिलेगी भी या नहीं मिलेगी ये भी परमानेंट नहीं है। उसके बाद सब बढ़िया चल रहा था, सीनेट का रूल चल रहा था रोमन एम्पायर की स्टार्टिंग में। पर जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती गई अब एम्परर केम इनटू प्रोमिनेंस। 27 बीसीई में एक एम्परर हुए जिनका नाम है अगस्टस। अगस्टस ने क्या करा, अगस्टस ने अपने आप को प्रिंसिपेट घोषित कर दिया। प्रिंसिपेट का मतलब है द रियल सोर्स ऑफ अथॉरिटी और द सोल रूलर बट नॉट द एब्सोल्यूट वन। अब ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। हुआ क्या कि रोमन एम्पायर की जब नींव पड़ी थी तो रोमन एम्पायर को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी का नाम है सीनेट। सीनेट बिलोंग करते हैं वेल्दी फैमिली से। पर सीनेट के बाद जो
न्यू अथॉरिटी आई, उसका नाम है प्रिंसिपेट या फिर एम्परर। एम्परर में सबसे पहला एम्परर है अगस्टस। अगस्टस ने अपने आप को सोल रूलर बताया और कहा कि मैं लीडिंग सिटीजन हूँ, रूलर नहीं हूँ। और बल्कि वो रूलर है, परंतु वो ऐसा क्यों कह रहा है कि वो रूलर नहीं है? क्योंकि उसे डर है सीनेट के विद्रोह का। क्योंकि अगर अगस्टस अपने आप को रूलर बताने लग जाएगा तो सीनेट, जो इतने सालों से रूल कर रही है रोमन एम्पायर के अंदर, वो सिविल वॉर पर उतर आएगी। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाट वाज द रोल ऑफ सीनेट इन द हिस्ट्री ऑफ रोमन एम्पायर। आखिरकार जिस सीनेट से वहां का एम्परर अगस्टस भी डर गया, वो सीनेट रोमन एम्पायर के अंदर काम क्या करती है? तो पहली बात, उसके काम को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि सीनेट कहते किसे हैं। तो सीनेट remain a body representing the aristocracy, that is the wealthiest family of Roman and later Italian descent, mainly landowners। अब आप सोच रहे होंगे कि सीनेट को ही हम अरिस्टोक्रेसी बता रहे हैं, तो मैं आपको डिफरेंस बता दूं सीनेट और अरिस्टोक्रेसी के बीच क्या। जब हम आगे जाकर इसी चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सोशल हिरार्की, वहां हम देखेंगे कि सीनेट के बाद जो अगली हिरार्किकल क्लास आती है उसका नाम है इक्वेस्ट्रियन, जिसके अंदर नाइटहुड या फिर कैवलरी मैन आते हैं। और अगर मैं सीनेट प्लस इक्वेस्ट्रियन दोनों को कंबाइनली देखूं तो हम उन्हें अरिस्टोक्रेसी कहते हैं, और सीनेट को ही सिनोनिमसली हम अरिस्टोक्रेटिक क्लास कहते हैं। ठीक है, तो सीनेट एक अरिस्टोक्रेटिक क्लास है जो वेल्दीएस्ट फैमिली से बिलोंग करती है, जिसके अंदर पहले वो लोग आते थे जो रोमन एम्पायर के अंदर रहते थे, पर धीरे धीरे जब जैसे विद द पासिंग ऑफ टाइम जो लोग इटालियन डिसेंट के हैं और उनका वर्क जो है लैंड ओनरशिप का है, वो भी सीनेट के अंदर आने लगे। न सिर्फ इतना ही, अब सीनेट काम क्या करती है? तो रोमन एम्पायर की जितनी भी हिस्ट्री है वो ग्रीक और लैटिन भाषा में लिखी गई है, और उनको लिखने वाले अथॉरिटी का नाम है सीनेट। वो सीनेटोरियल बैकग्राउंड के हैं, और वो जो लैंग्वेजेस हैं जो ये इस्तेमाल करते थे रोमन हिस्ट्री को लिखने में, वो है ग्रीक एंड लैटिन। ठीक है, और किसी एम्परर की फेट डिपेंड करती है इस चीज पर कि वो सीनेट के साथ किस तरह का बिहेव रखता है। वर्स्ट एम्परर हम उन्हें कहेंगे, द वर्स्ट एम्परर वर दोज हु वर होस्टाइल टू द सीनेटोरियल क्लास। वर्स्ट एम्परर रोमन एम्पायर के अंदर उन्हें कहा जाएगा जो होस्टाइल है, मतलब बुरा व्यवहार रखते हैं सीनेट के प्रति। तो आप देख रहे हैं, एम्परर वैसे तो सीनेट से ऊपर है, पर एम्परर क्या करेगा क्या नहीं करेगा सब डिपेंड करता है सीनेट के ऊपर। तो ये थी स्टोरी सीनेट की। अब जो तीसरी एडमिनिस्ट्रेटिव हिरार्की में तीसरी क्लास आती है उसका नाम है आर्मी। और आर्मी जो है एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है रोमन एम्पायर के अंदर, और मैं इसकी अमाउंट बताना चाहूँ तो रोमन एम्पायर की जो आर्मी है 6 लाख से भी ऊपर की थी। पर यही आर्मी कई बार सिविल वॉर पर भी उतर जाती थी अपनी बातें मनवाने के लिए, और इसी वजह से सीनेट एंड आर्मी इन दोनों के बीच का जो रिलेशन था वो इज लाइक अ कैट एंड अ डॉग फाइट, इनकी कभी भी नहीं बनती थी। ठीक है, तो ये थी रोमन एम्पायर की आर्मी, सीनेट और वहां का एम्पायर। उसके बाद जो रोमन एम्पायर में जो एम्पायर आ रहे हैं या फिर जो एम्परर्स आ रहे हैं वो किस बेसिस पे आ रहे हैं? वो फैमिली डिसेंट के हिसाब से आ रहे हैं या फिर पावर के हिसाब से? तो मैं आपको बता दूं कि सक्सेशन टू द थ्रोन वाज बेस्ड एज फार एज पॉसिबल ऑन फैमिली डिसेंट। ये फैमिली डिसेंट जो है ये नेचुरल हायर के हिसाब से भी हो सकता है, या फिर वो जो हायर बायोलॉजिकल सक्सेसर, अगर किसी एम्परर का बायोलॉजिकल सक्सेसर मतलब नेचुरल सन नहीं है तो वो अडप्टिव भी हो सकता है। और इस प्रिंसिपल को वहां की आर्मी भी मानती थी। जैसे जब सबसे पहला रोमन एम्पायर के अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्ग रूलर हम देखते हैं वो है जूलियस सीजर। जूलियस सीजर के बाद जो नेक्स्ट रूलर है वो है अगस्टस, और अगस्टस जो है जूलियस सीजर का एक अडप्टिव सन था, और अगस्टस का जो सन था उसका नाम है टाइबेरियस, वो भी अगस्टस का अडप्टिव सन था। ठीक है, द एम्पायर इनहेरिटेड बाय टाइबेरियस फ्रॉम अगस्टस वाज ऑलरेडी सो वास्ट दैट फर्दर एक्सपेंशन वाज फेल्ट टू बी अननेसेसरी। अब हुआ क्या कि सक्सेशन हो रहा है फैमिली डिसेंट के हिसाब से, नेचुरल हो या अडप्टिव कोई फर्क नहीं पड़ता। अगस्टस ने अपने रूल के दौरान रोमन एम्पायर की टेरिटरी को इतना बढ़ा दिया था कि जब उसका बेटा टाइबेरियस आया उसने और एक्सपेंशन करना अननेसेसरी समझा। अगस्टस ने न सिर्फ अपने दौर में ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन किया रोमन एम्पायर का, बल्कि अगस्टस एज को या फिर जिस दौर में अगस्टस ने रूल करा था रोमन एम्पायर के ऊपर, उस एज को कहा जाता है द एज ऑफ पीस। उसके बाद रोमन एम्पायर का एक्सटेंशन जो अगस्टस ने किया वो कैसे किया ये तो बताइए। ये तो एक लंबी जंप हो गई कि अगस्टस ने इतना बड़ा एम्पायर फैला दिया था कि उसके बेटे टाइबेरियस ने उसका और एक्सपेंशन करना जरूरी नहीं समझा, पर वो एक्सपेंशन अगस्टस ने कैसे किया?
तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि रोमन एम्पायर के सराउंडेड में कई सारे डिपेंडेंट किंगडम्स हैं। डिपेंडेंट किंगडम्स का क्या मतलब है? डिपेंडेंट किंगडम्स यहाँ वो किंगडम्स हैं जो अपनी जिनकी इकोनॉमी डिपेंड है रोमन प्रोविंशियल टेरिटरी पे या फिर रोमन एम्पायर के ऊपर। तो रोम ने एक चाल खेली और रोम ने क्या किया कि जो भी डिपेंडेंट किंगडम है रोम के ऊपर उन सबको अपनी टेरिटरी में मिला लिया और एक्सटेंशन किया अपने एम्पायर का। उसके बाद जो नियर ईस्ट वाली रीजन है उन्हें भी रोमन एम्पायर ने अपनी टेरिटरी में मिला लिया, swallowed up by रोम। ठीक है। अब जब इतनी सारी टेरिटरी या फिर डिपेंडेंट किंगडम्स को भी रोम अपने एम्पायर में मिला रहा है तो भाई उसकी इकोनॉमी तो बढ़ेगी, क्योंकि इतने जो डिपेंडेंट किंगडम्स थे रोमन एम्पायर के ऊपर वो पहले से ही इकोनॉमिकली कई ज्यादा रिच थे। और अब वो अगर रोमन एम्पायर का हिस्सा बनेंगे तो इनडायरेक्टली वो किसकी इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे? रोम की इकोनॉमी के अंदर। ठीक है। और सेकंड सेंचुरी तक तो आते आते रोम अपने जेनिथ पर पहुंच गया। उसने अपने एम्पायर को इतना एक्सटेंशन कर दिया कि उसका एम्पायर मतलब रोमन एम्पायर स्कॉटलैंड से लेकर अर्मेनिया तक पहुंच गया। और अगर मैं ऊपर से नीचे की बात करूं या फिर वेस्ट टू ईस्ट की बात करूं, नॉर्थ से साउथ में स्कॉटलैंड से लेकर अर्मेनिया, उसका कुछ वेस्टर्न हिस्सा भी, और सहारा से लेकर यूफ्रेट्स, सब रोमन एम्पायर के अंदर ही आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि रोमन एम्पायर को जो इतना बड़ा एक्सटेंशन हुआ है या जो इतना बड़ा एम्पायर अब ये बन गया है इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? क्योंकि यहाँ हमें अभी तक कोई गवर्नमेंट के तो एविडेंस नहीं मिले। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव हिरार्की के एविडेंस मिले हैं, पर गवर्नमेंट का एविडेंस अभी तक हमें रोमन एम्पायर के अंदर देखने को नहीं मिला है। तो ये रोमन एम्पायर को चला कौन रहा है? तो रोमन एम्पायर को चलाने वाली क्लास का नाम है अर्बनाइज्ड कम्युनिटी। अब इसका क्या मतलब है? दरअसल रोमन एम्पायर के अंदर जो सिटी बनी हुई है वो सिटी हेल्प कर रही है किसकी? रोमन एम्पायर के अंदर जो रूल करने वाली अथॉरिटी मतलब जो एम्परर है उसकी मदद कर रही है वो सिटीज जो मेडिटेरेनियन सी की कोस्ट पर बसी हुई हैं। वो किस चीज में मदद कर रही हैं? अब यहाँ से देखिए, it was through the cities that the government was able to tax the provincial countrysides which generated much of wealth of empire। ये सिटीज रोमन एम्पायर या फिर गवर्नमेंट की मदद कर रही हैं टैक्स इम्पोज करने में। किन रीजन्स पे? इनके आसपास वाले रीजन्स में। ठीक है। न सिर्फ इतना ही बल्कि जो लोकल अपर क्लास है रोमन एम्पायर की या फिर जो लोकल अपर क्लास है इन सिटीज में जो रह रही है वो भी अब गवर्नमेंट की मदद कर रही है टैक्स को इकट्ठा करने में। ठीक है। अब ये क्लास जो अब यहाँ हमें एक नई क्लास का उभार देखने को मिल रहा है। वो क्लास जो सिटी से टैक्स इकट्ठा कर गवर्नमेंट को दे रही है वो इतनी बड़ी हो गई है कि वो सीनेट को भी साइडलाइन करने लगी और मिलिट्री की तरह एक नई एडमिनिस्ट्रेटिव हिरार्की बना रही है। ठीक है। अब जब बात इतनी आगे बढ़ गई तो एक नए रूलर आए गैलीनियस, और गैलीनियस ने तो हद ही कर दी। गैलीनियस ने क्या किया? गैलीनियस ने सीनेट को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि Gallienus consolidated their rise to power by excluding senators from military command। क्योंकि गैलीनियस को इस बात का डर था कि जिस सीनेट को साइडलाइन करके एम्परर आए हैं कभी उस एम्परर को साइडलाइन करके दोबारा सीनेट ना आ जाए। तो सीनेट को बिल्कुल रास्ते से हटा दिया जा रहा है। किसके द्वारा? गैलीनियस द्वारा। तो ये तो बात हुई अर्बनाइजेशन की और उस एडमिनिस्ट्रेटिव हिरार्की की जो इमर्ज हो रही है सीनेट को साइडलाइन करके। अब ये सारी चीजें हमने कहाँ देखी? सिटीज के अंदर, कि किस तरह सिटीज अब गवर्नमेंट की मदद कर रही हैं इन द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस फ्रॉम डिफरेंट प्रोविंसेस। पर क्या आपके मन में ये क्वेश्चन आया कि रोमन एम्पायर में सिटी की डेफिनेशन क्या थी? किस मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जो अगर किसी रीजन में है तो हम उसे सिटी कह रहे हैं? तो यहाँ से देखिए, अ सिटी इन द रोमन सेंस वाज एन अर्बन सेंटर विद इट्स ओन मजिस्ट्रेट, जिसका खुद का मजिस्ट्रेट हो, खुद की सिटी काउंसिल हो, और एक टेरिटरी हो जिसके अंदर कई सारे विलेजेस आते हों। किसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर? उस रीजन के अंदर जिसे हम सिटी कह रहे हैं। तो याद रखिएगा कि रोमन एम्पायर में सिटी हम किसे कहेंगे? जिसका खुद का एक मजिस्ट्रेट हो, खुद की सिटी काउंसिल हो, खुद की टेरिटरी हो जिसके अंदर कई सारे विलेजेस आते हों उसी की जुरिस्डिक्शन में। अब बात कुछ ऐसी है कि कई सारे लोग विलेजेस के कंपैरिजन में सिटीज में रहना पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि अगर इन केस वहां पर कोई फेमाइन आ जाए विलेजेस और सिटीज के अंदर, मान लो कोई फेमाइन आ गई तो शॉर्टेज ऑफ फूड होगी कहाँ पर? विलेजेस के अंदर। पर सिटीज के अंदर शॉर्टेज ऑफ फूड नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि विलेजेस में तो हम क्रॉप्स उगाते हैं और सिटीज में तो क्रॉप्स उगाई भी नहीं जाती, उसके बाद भी चीजें अपोजिट कैसे हो रहे हैं कि विलेजेस के अंदर हमें शॉर्टेज देखने को मिल रही है पर सिटीज के अंदर नहीं। बात कुछ ऐसी है, जब विलेजेस में सरप्लस इल्ड होता है तो वो सारा एक्सपोर्ट कर दिया जाता है सिटीज में, और सिटीज में कंजम्पशन के अलावा जो भी सामान बचता है खाने पीने का उसे स्टोर कर लिया जाता है फॉर द नेक्स्ट टाइम। ठीक है, आगे के लिए। और वो ही स्टोर फूड काम आता है फेमाइन्स के टाइम पे। यहाँ से देखिए,
वन क्रूशियल एडवांटेज, ये याद रखिए 1 मार्कर के लिए, एडवांटेज ऑफ लिविंग इन अ सिटी वाज सिंपली दैट इट माइट बी बेटर प्रोवाइडेड फॉर ड्यूरिंग फूड शॉर्टेज एंड इवन फेमाइन्स, ये कीवर्ड्स हैं, इनको याद कर लीजिएगा। देन द कंट्री साइड, या कंट्री साइड का मतलब है विलेजेस। अब बाकी सारी चीजें तो ठीक हैं, अभी तक मतलब ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला, पर ये इस क्वेश्चन का मुझे आप जवाब दीजिए कि व्हाट आर द एविडेंसेस फ्रॉम व्हिच वी कैन कंक्लूड दैट द ऑर्डिनरी मैन इन द रोमन एम्पायर एंजॉयड देयर लाइफ। आखिरकार वो कौन सी चीजें हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि रोमन एम्पायर में जो लोग रह रहे हैं उनका लाइफस्टाइल एकदम हैप्पी है। तो बात कुछ ऐसी है कि रोमन एम्पायर के अंदर हमें पब्लिक बाथ्स देखने को मिले हैं। क्या देखने को मिला है? पब्लिक बाथ्स। पब्लिक बाथ्स वर अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द रोमन अर्बन लाइफ। रोमन अर्बन लाइफ के स्ट्राइकिंग फीचर है पब्लिक बाथ्स। दरअसल पब्लिक बाथ्स के अंदर रोमन एम्पायर के लोग नहाने के लिए जाया करते थे एज अ सोर्स ऑफ रिक्रिएशन और एंटरटेनमेंट। और इसी चीज को देखते हुए रोमन एम्पायर का राइवल, बताइए मुझे कौन है? तो रोमन एम्पायर का राइवल है ईरानियन एम्पायर। उसने रोमन एम्पायर की नकल करते हुए अपने साम्राज्य में पब्लिक बाथ बनाने शुरू करे। और जो लोगों ने देखा कि ईरान के अंदर लोग पानी के अंदर नहा रहे हैं, तो ईरान के अंदर जो क्लर्जी पादरी वर्ग था वो गुस्से में आ गया, क्योंकि ईरान के अंदर पानी को सैक्रेड मतलब पवित्र माना जाता है। और पासा उल्टा पड़ गया, ईरान के रूलर्स पर ही वहां के पादरी वर्ग ने विद्रोह कर दिया। न सिर्फ इतना ही, रोमन एम्पायर के अंदर हमें पब्लिक बाथ्स देखने को मिलते हैं और स्पेक्टेकुला देखने को मिलता है। अब ये स्पेक्टेकुला क्या है? स्पेक्टेकुला एक सोर्स ऑफ क्रिएशन, रिक्रिएशन और एंटरटेनमेंट है। स्पेक्टेकुला के अंदर सर्कस हो सकता है, ड्रामा हो सकता है या किसी तरह का प्ले हो सकता है। मजे की बात तो ये है कि 365 दिन में से 176 डेज ये स्पेक्टेकुला चलता था, जो हमें बताता है कि रोमन एम्पायर में लोगों का जीवन बड़ा ही मजेदार और मस्त चल रहा था। मुझे एक बात बताइए, मजा करना या फिर एंटरटेनमेंट की चीजें दिमाग में कब आती हैं? जब सब कुछ बढ़िया चल रहा हो। तो रोमन एम्पायर का ये स्पेक्टेकुला और ये पब्लिक बात इसी चीज की ओर इंडिकेशन कर रहा है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है द थर्ड सेंचुरी क्राइसिस। अभी तक जो जो हमने चीजें देखी वो है फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी की। अब हम देखेंगे कि थर्ड सेंचुरी में ऐसा क्या हुआ जिसे मैं क्राइसिस कहने लगी। अभी तक पब्लिक बाथ में लोग नहा रहे हैं, स्पेक्टेकुला देखने जा रहे हैं और अचानक से यहाँ क्राइसिस आ गया। ऐसा क्या हुआ? तो चलिए देखते हैं। पहले मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, द पीरियड ऑफ पीस वाज डिवोटेड टू विच रूलर? और अगर आपको पता हो तो जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। If the first and second centuries were by and large a period of peace, prosperity, and economic expansion, the third century brought the major signs of internal strain. दरअसल हुआ क्या कि फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी में रोमन एम्पायर का जो दौर है उसे दौर ऑफ शांति या फिर पीरियड ऑफ पीस कहा जाता है, प्रोस्पेरिटी कहा जाता है और इकोनॉमिक एक्सपेंशन कहा जाता है। परंतु थर्ड सेंचुरी आते आते रोमन एम्पायर के अंदर इंटरनल स्ट्रेन बढ़ने लगा। अब इंटरनल स्ट्रेन क्यों बढ़ने लगा? क्योंकि रोमन एम्पायर के अंदर कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स एंटर करना शुरू कर दिए हैं। और वो एंटी सोशल एलिमेंट्स है जर्मेनिक ट्राइब्स। अब अरब सेंट्रल एशियन रीजन से कई सारे ट्राइब्स रोमन एम्पायर के अंदर घुसना शुरू कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि वो रोमन एम्पायर की इकोनॉमी को बर्बाद करना चाह रहे हैं और अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन बढ़ाना चाह रहे हैं। ये सारे, अब यहाँ से एक बार देखिए, इन ईरान अ न्यू एंड मोर अग्रेसिव डायनेस्टी। दरअसल थर्ड सेंचुरी के अंदर एक नई डायनेस्टी आती है ईरान के अंदर। ईरान क्या है? ईरान राइवल है रोमन एम्पायर का, जो कि अल्टरनेटिवली चल रहा है। यहाँ रोमन एम्पायर चल रहा है, फ्लरिश होता जा रहा है, इधर ईरानियन एम्पायर रोमन एम्पायर को देख रहा है कि ये कब ये गिरे और कब मैं इस पे अटैक करूं। वही दौर था थर्ड सेंचुरी का। रोमन एम्पायर सही चल रहा था। थर्ड सेंचुरी जैसे ही आई, ईरान में एक नया साम्राज्य आया जिसका नाम है ससैनियंस। ससैनियंस ने क्या करा? ईरान के ससैनियंस ने क्या करा? रोमन एम्पायर को यूफ्रेट्स नदी की तरफ से घेरना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीजें मैं जो तुम्हें बता रही हूँ, इसका एविडेंस कहाँ से मुझे मिला? तो ये एक इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है। तो शापुर फर्स्ट बताता है कि किस तरह उसने 60,000 की रोमन आर्मी को ध्वस्त कर दिया और रोमन एम्पायर की ईस्टर्न कैपिटल एंटियोक पर कब्जा कर लिया। न सिर्फ इतना ही, उस इंस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि रोमन एम्पायर पे जर्मेनिक ट्राइब्स अब घुसना शुरू कर दिए हैं राइन और डेन्यूब नदी की तरफ से। रोमन एम्पायर के ज्योग्राफिकल एक्सटेंट में नदर्न जो साइड है वो राइन और डेन्यूब रिवर से कवर है और उसी राइन एंड डेन्यूब पर अब जर्मेनिक ट्राइब्स इन्फिल्ट्रेट करना शुरू कर दिए हैं। तो इस वजह से जो डेन्यूब नदी पर रोमन्स रह रहे थे उन्होंने पीछे की तरफ रिट्रीट करा। क्यों? क्योंकि अब जर्मेनिक ट्राइब्स घुसना शुरू कर दिए हैं और इस दौर को बनाने वाले लोगों को, मतलब रोमन एम्पायर की इकोनॉमी को ध्वस्त करने वाले लोगों को रोमन्स ने बारबेरियंस कहा है। आप देख सकते हैं कि थर्ड सेंचुरी के अंदर 47 ईयर्स के अगर हम टाइम फ्रेम को देखें तो 47 ईयर्स में 25 एम्परर्स बदले गए।
और इसी कारण हम थर्ड सेंचुरी को सेंचुरी ऑफ क्राइसिस बोल रहे हैं। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट वर द इवेंट्स दैट मेड द थर्ड सेंचुरी एंड सेंचुरी ऑफ क्राइसिस, तो आप मुझे क्या बताएंगे? तो आपको मुझे बताना है कि फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी में रोमन एम्पायर बड़े मजे से फ्लरिश कर रहा था। थर्ड सेंचुरी में इंटरनल स्ट्रेंज बढ़े। क्यों बढ़े? क्योंकि ईरान पीक पर पहुंचना शुरू कर दिया। ईरान के अंदर ससैनियंस आए। ससैनियंस ने रोम के ऊपर इन्फिल्ट्रेट करना शुरू करा यूफ्रेट्स नदी की तरफ से। न सिर्फ ससैनियंस ने बल्कि जर्मेनिक ट्राइब्स आए नॉर्थ की तरफ से राइन एंड डेन्यूब रिवर से होते हुए रोमन एम्पायर में घुसना शुरू करा। न सिर्फ इतना ही, वहां के लोगों को मारना शुरू करा, जिस वजह से रोमन्स ने उन्हें एक टर्म दी बारबेरियंस, मतलब क्रूर। और इस कारण वहां 47 सालों में 25 एम्परर्स बदले गए और इसी कारण हम इस दौर को सेंचुरी ऑफ क्राइसिस कहते हैं। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है जेंडर, लिटरेसी एंड कल्चर। रोमन एम्पायर के अंदर किस तरह का जेंडर था, मतलब विमेन की कंडीशन कैसी थी। न सिर्फ विमेन की बल्कि हम देखेंगे कि और भी जो क्लासेस थी या फिर हिरार्कियल क्लासेस थी उनकी कैसी कंडीशंस थी, स्लेव्स की कैसी कंडीशंस थी। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ लोग लिटरेट थे या अनलिटरेट। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ किस तरह का कल्चर था। हमने पढ़ा ना कि यहाँ पे हेट्रोजेनिटी थी, तो किस टर्म्स में हेट्रोजेनिटी थी, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है कि जेंडर, जेंडर के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ वुमेन इन द रोमन एम्पायर। ऐसे जो क्वेश्चंस है वो यूपीएससी मेंस के एग्जाम में आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आए भी हैं। तो सबसे पहले जेंडर के अंदर हम देखेंगे कि रोमन एम्पायर के अंदर विमेन की कंडीशन कैसी थी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द टिपिकल फॉर्म ऑफ मैरिज वाज वन वेयर द वाइफ डिड नॉट ट्रांसफर टू हर हस्बैंड्स अथॉरिटी बट रिटेन फुल राइट्स इन द प्रॉपर्टी ऑफ नेटल फैमिली। आपको समराइज करके बताती हूँ। जब किसी विमेन की शादी हो जाती है तो जब वो अपने हस्बैंड के घर पर जाएगी तो वहां पर जो उस हस्बैंड की प्रॉपर्टी होगी उस पर भी अब राइट होगा विमेन का। न सिर्फ इतना ही, डोरी का सिस्टम यहाँ पर भी है। पर यहाँ मजे की बात ये है कि जब तक शादी चल रही है तब तक जो मैन है उसका अधिकार रहेगा उस डोरी पर जो विमेन ने दी है। बट आफ्टर मैरिज वो उस पर अधिकार किसका होगा? विमेन का ही होगा। ठीक है, न सिर्फ इतना ही, रोमन विमेन इंजॉय कंसिडरेबल लीगल राइट्स इन ओनिंग एंड मैनेजिंग प्रॉपर्टी। और यहाँ पर डाइवोर्स का सिस्टम भी बड़ा आसान है। रोमन एम्पायर के अंदर अगर किसी विमेन को डाइवोर्स लेना है अपने हस्बैंड से तो उसे बस एक नोटिस ऑफ इंटेंट साइन करना होगा, या तो फिर वो मैन की तरफ से हो या फिर विमेन की तरफ से हो। इन दोनों में से अगर कोई एक भी पर्सन उस नोटिस को साइन कर देता है तो दोनों के बीच में बड़ी आसानी से डाइवोर्स हो जाएगा और उसके बाद फिर रीमैरिज। ये तो थे इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट। मतलब कौन कौन से? सबसे पहला, प्रॉपर्टी राइट्स विमेन के पास है। आफ्टर मैरिज भी जो डोरी है वो उस पर अधिकार किसका रहेगा? विमेन का अधिकार रहेगा। इन केस अगर फादर की डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी पर भी किसका अधिकार रहेगा? विमेन का अधिकार रहेगा। अगर विमेन डाइवोर्स लेना चाह रही है तो वो भी बड़ा आसान है। तो ये थे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स किसके? विमेन के, जो हमें जेंडर के बारे में बताते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ स्मूथ चल रहा है इन टर्म्स ऑफ जेंडर, विमेन पूरे मजे कर रही है। यहाँ पर भी कई सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहला, एज गैप। जब शादी होती है तो मैन शादी करता है या तो अर्ली 20s में या अर्ली 30s में। ऑन द कॉन्ट्ररी विमेन शादी कर रही है इन हर अर्ली टीन्स, जो कि इनकरेज कर रहा है किसे? इनइक्वालिटी को इन दोनों के बीच में। मैरिजेस यहाँ पे भी अरेंज होती थी जो आज के समाज में भी होती है। ठीक है, विमेन वर ऑफन सब्जेक्ट टू डोमिनेशन ऑफ देयर हस्बैंड्स। अब यहाँ पर भी पैट्रियार्की का कॉन्सेप्ट है। अब हमें कैसे पता चला कि यहाँ पर पैट्रियार्की का कॉन्सेप्ट है? तो यहाँ पर हमारे पास एक सख्त सबूत है। अगस्ताइन एक बिशप है चर्च के अंदर, वो बताते हैं कि जो उनकी मदर है वो उनको रोजाना बीटन किया जाता था उनके फादर के द्वारा, जो हमें बताते हैं कि रोमन एम्पायर के अंदर भी जो सोसाइटी है वो पैट्रियार्कल है। न सिर्फ इतना ही, यहाँ पर एक और नेगेटिव एस्पेक्ट है कि जब कोई बच्चा है तो उस बच्चे पर पूरा पूरा अधिकार है उसके फादर का। अगर मान लो अनवांटेड चाइल्ड हो जाता है तो अनवांटेड चाइल्ड को फादर क्या करेगा? उसको ठंड के मौसम में बाहर छोड़ देगा ताकि वो ठंड से ही डाई हो जाए। ठीक है, जो हमें ब्रुटैलिटी दिखा रहा है उस पैट्रियार्कल समाज की जो रोमन एम्पायर में भी है। तो ये था हमारा जेंडर। उसके बाद लिटरेसी, कि रोमन एम्पायर के अंदर किस तरह की लिटरेसी है। व्हाट अबाउट लिटरेसी? तो यहाँ हमें सर्टेन रेट्स ऑफ कैजुअल लिटरेसी देखने को मिलता है। कैजुअल लिटरेसी किसे कहते हैं? द यूज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो लिटरेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बहुत आसानी से समझाने जा रही हूँ दो एग्जांपल्स की मदद से। एक ही रोमन एम्पायर के अंदर एक सिटी थी जिसका नाम है पोम्पई। हुआ क्या कि पोम्पई में 79 सी में एक वोल्केनिक इरप्शन आया जिसकी वजह से पूरा पोम्पई वोल्केनो या फिर लावा में दब गया।
जब एक्सकवेशन हुई तो वहां हमें वॉल्स देखने को मिली जिन पर ग्राफिटी और एडवर्टाइजमेंट की गई है और कई सारी चीजें लिखी गई हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि पोम्पई रोमन एम्पायर के अंदर जो पोम्पई है वहां पर जो सोसाइटी है वो लिटरेट है। ऑन द कंट्री उसी रोमन एम्पायर के अंदर नदर्न अफ्रीकन रीजन में इजिप्ट नाम की जगह जो आज भी है, मतलब प्रेजेंट डे इजिप्ट, वहां हमें हंड्रेड्स ऑफ पपायरी देखने को मिली। पपायरी क्या, ब्रीड ऑफ प्लांट, प्लांट का वो सख्त हिस्सा जिसे सुखाया गया हो और उस पे बाद में एंग्रेविंग करके कुछ लिखा गया हो। हंड्रेड्स में मिले हैं, कहाँ, इजिप्ट में। पर उनको लिखने वालों की मात्रा बहुत कम है, जिससे हमें पता चलता है कि इजिप्ट के अंदर वो रेट ऑफ कैजुअल लिटरेसी उतना नहीं है जितना हमें पोम्पई के अंदर देखने को मिला। उससे हम कह सकते हैं कि रोमन एम्पायर के अंदर जो रेट ऑफ लिटरेसी है वो स्टेटिक नहीं है, वो वराय कर रहा है रीजन टू रीजन। तो ये था लिटरेसी। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रोमन एम्पायर के अंदर किस तरह का कल्चर है। So the cultural diversity of empire was reflected in many ways at many levels in the vast diversity of religious cults and local deities and plurality of languages. रोमन एम्पायर के अंदर हमें कई सारे धर्म देखने को मिलते हैं, कई सारी लोकल डिटीज देखने को मिलती है, प्लूरैलिटी ऑफ लैंग्वेजेस देखने को मिलती है, पहनावा अलग अलग है, खाना अलग अलग है, रहना अलग अलग है, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग है, धर्म अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि मैंने यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट वर द एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेजेस ऑफ रोमन एम्पायर, कौन कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेजेस है रोमन एम्पायर के अंदर, तो वो है लैटिन और ग्रीक। सिर्फ लैटिन और ग्रीक तो एडमिनिस्ट्रेटिव है, उसके अलावा भी यहाँ पर कई सारे डायलेक्ट्स हैं। जैसे अगर मैं इजिप्ट की बात करूं तो इजिप्ट में कोप्टिक बोली जा रही है, प्यूनिक और बर्बर बोली जा रही है नॉर्थ अफ्रीका में, स्पेन में सेल्टिक बोली जा रही है और वही सेल्टिक नॉर्थ वेस्ट में भी बोली जा रही है। ये है यहाँ के लिंग्विस्टिक कल्चर जो हमें प्लूरैलिटी ऑफ लैंग्वेजेस दिखा रहा है। ये यहाँ आप देख सकते हैं, ये है द सिटी ऑफ पोम्पई जो 79 सीई में वोल्केनिक इरप्शन के चलते दब गई है। यहाँ देखिए, ये है ग्राफिटी, ग्राफिटी वॉल्स पर की गई पेंटिंग्स को कहते हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है इकोनॉमिक एक्सपेंशन। अगला टॉपिक है इकोनॉमिक एक्सपेंशन। द एम्पायर हैड अ सब्सटेंशियल इकोनॉमिक इंफ्रा ऑफ हार्बर्स। रोमन एम्पायर के अंदर हमें कई सारे हार्बर्स देखने को मिलते हैं, माइंस देखने को मिलती है। रुकिए रुकिए, पहले मुझे ये बताइए कि हार्बर कहते किसे हैं। तो हार्बर वो जगह है जहां पर शिप्स खड़ी होती हैं। अब अगर हार्बर मिल रहे हैं तो इस चीज से एक चीज तो बड़ी आसानी से कंक्लूड होती है कि भाई सी रूट से ट्रेड तो होता होगा। जितने ज्यादा हार्बर मतलब उतना ज्यादा ट्रेड, मतलब उतनी ज्यादा शिप, जितनी ज्यादा शिप मतलब उतना ज्यादा लोड्स को कैरी किया जाता होगा। उसके बाद हमें यहाँ माइंस देखने को मिली है। अब रोमन एम्पायर में माइंस का क्या काम, मतलब खानों का क्या काम, तो खान से गोल्ड और सिल्वर जैसे एलिमेंट्स निकाले जा रहे हैं जिनसे कॉइन्स बनाए जा रहे हैं। क्वेरीज, क्वेरीज का मतलब है खदानें, ब्रिक यार्ड्स, ईंट भट्ठे देखने को मिल रहे हैं, ओलिव ऑयल फैक्ट्रीज। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है रोमन एम्पायर के इकोनॉमिक एक्सपेंशन के अंदर, क्योंकि हम देखेंगे कि रोमन एम्पायर की इकोनॉमी जो पीक पर पहुंची उसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है वहां पर मिलने वाला ऑयल। ना सिर्फ इतना ही, रोमन एम्पायर के अंदर हमें व्हीट देखने को मिलता है, वाइन देखने को मिलती है, ओलिव ऑयल जैसे कि मैंने बताया कंज्यूम्ड किया जा रहा है और एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है ह्यूज क्वांटिटीज के अंदर। ठीक है, अब ये वन वर्ड के लिए आप याद रख सकते हैं, लिक्विड्स लाइक वाइन एंड ओलिव ऑयल वर ट्रांसपोर्टेड इन कंटेनर्स कॉल्ड एम्फोरे। अब रोमन एम्पायर का ट्रेड रिलेशन तो है, अलग अलग रीजन से, तो अगर उसको लिक्विड मतलब ओलिव ऑयल ट्रांसपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करना हो किसी रीजन में, तो वो लिक्विड चीज को कैसे एक्सपोर्ट करे, तो वो एक वेसल्स में उस लिक्विड कंटेंट को डालेगा और उन वेसल्स को कहा जा रहा है एम्फोरे। मजे की बात तो ये है कि रोम के अंदर एक जगह है जिसका नाम है मोंटे टेस्टासियो, यहाँ पर हमें 5 करोड़ वेसल्स मिले हैं, किसके, एम्फोरे के, जो बता रहा है कि हमें किस लेवल पर ट्रेड किया जा रहा है। ठीक है, अब ये जो एम्फोरे में लिक्विड कंटेंट को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ये किया जा रहा है इटालियंस द्वारा। इटालियंस को सक्सीड, अब इटालियंस को सक्सीड किया स्पेनिश ओलिव ऑयल वाले लोगों ने, मतलब स्पेन के लोगों ने। स्पेनिश ओलिव ऑयल को भी एक्सपोर्ट किया जाता था एक वेसल में जिसका नाम एम्फोरे नहीं ड्रेसल 20 है, ये आप याद रखिए। अब इटालियंस को अचानक से स्पेनिश ने कैसे काउंटर पार्ट कर दिया, किस चीज में, ओलिव ऑयल के एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। तो उसका रीजन है कि स्पेनिश प्रोड्यूसर सप्लाई अ बेटर क्वालिटी ऑफ ऑयल एट लोअर प्राइसेस। एक बात बताइए, अगर मुझे अच्छा सामान मिले कम दाम पर और एक तरफ बुरा, मतलब सामान तो अच्छा मिल रहा है पर दाम जो है ज्यादा है, तो मैं किसकी तरफ जाऊंगी, जहां मुझे कम दाम पर बढ़िया सामान मिले। तो वो सेम चीज कर रहे हैं स्पेनिश, जिस वजह से उनका जो अब ओलिव ऑयल है वो बिकना शुरू हो गया एक
और वो जिस कंटेनर में बिकता था उसका नाम है ड्रेसल 20। पर स्पेनिश की दाल भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं गली। स्पेनिश को सक्सीड किया नॉर्थ अफ्रीकन ने। यहाँ मैंने क्रोनोलॉजी जमा बना दी है किसकी, ओलिव ऑयल के एक्सपोर्ट की। सबसे पहले इटालियंस ने एक्सपोर्ट करा, फिर उसके बाद स्पेनिश ने, अब हम देखने जा रहे हैं नॉर्थ अफ्रीकन ने। द सक्सेस ऑफ स्पेनिश ऑयल ग्रोवर्स was then repeated by North African producers. Olive estates in this part of empire dominated production through most of the 3rd and 4th century. नॉर्थ अफ्रीकन जो हैं वो ओलिव ऑयल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उनका एक्सपोर्ट चलता रहा 2 सेंचुरीज तक, मतलब 2 शताब्दियों तक। 3rd और 4th सेंचुरी में नॉर्थ अफ्रीकन का ही बोलबाला है ओलिव ऑयल के एक्सपोर्ट में। पर नॉर्थ अफ्रीकन को सक्सीड किया ईस्ट ने, ईस्ट रोमन एम्पायर ने। ठीक है, और ईस्ट रोमन एम्पायर कब तक चला? जैसे ही 5th और 6th सेंचुरी आई, अब ईस्ट से भी ओलिव ऑयल का ट्रांसपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, अब एक्सपोर्ट हो रहा है एजन से, सदर्न एशियन माइनर से, सीरिया से, फलस्तीन से। ठीक है, ये तो था इकोनॉमिक एक्सपेंशन किसका, ओलिव ऑयल का। रोमन एम्पायर के अंदर और भी कई सारी चीजें हैं जिनका एक्सपोर्ट किया जा रहा है और जिनसे गुड्स इनका एक्सपोर्ट करके इनसे पैसे कमाए जा रहे हैं। ओलिव ऑयल का आपको समझ आ गया। उसके बाद है कैंपेनिया। कैंपेनिया एक प्रोविंस है रोम के अंदर जहां हमें बेस्ट क्वालिटी ऑफ वाइन देखने को मिलती है। अब बेस्ट क्वालिटी ऑफ वाइन ये तो आज भी हमें मेडिटेरेनियन रीजन के अंदर देखने को मिलती है। आपको पता है ना कि वहां पे सिट्रस मतलब एसिड या फिर सिट्रिक एसिड या फिर सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन और ऑरेंजेस देखने को मिलते हैं, ग्रेप्स देखने को मिलते हैं, तो ग्रेप से ही वाइन बनती है। तो उस समय अभी मेडिटेरेनियन रीजन में एक प्रोविंस है जिसका नाम है कैंपेनिया, और उसी कैंपेनिया में गुड क्वालिटी ऑफ वाइन मिलता है जिसको एक्सपोर्ट भी किया जाता था। सिसिली और बाइजेशियम से लार्ज क्वांटिटी ऑफ व्हीट को एक्सपोर्ट किया जाता था, कहाँ, रोम में। और गैलीली नाम की जगह डेंसली कल्टीवेटेड है, मतलब फर्टाइल है, और जब फर्टाइल है तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज तो की जाएंगी तो सरप्लस होगा तो एक्सपोर्ट किया जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा तो अर्निंग बढ़ेगी। उसके बाद स्पेनिश ओलिव ऑयल केम मेनली फ्रॉम न्यूमरस स्टेट। जो हमने ऊपर स्पेनिश ओलिव ऑयल देखा वो आता कहाँ से था? तो स्पेनिश ओलिव ऑयल एक रिवर के पास से आता है जिसका नाम है ग्वाडेलिक्विर। आप ये जो टर्म्स है इनको वन वर्ड या फिर वन मार्कर्स के लिए याद रख सकते हैं। पर अब इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि पूरे रोमन एम्पायर में इकोनॉमिक एक्सपेंशन ही हो रहा है। उसी रोमन एम्पायर के अंदर हमें कुछ हिस्सों में देखने को मिलता है कि आज भी लोग ट्रांसह्यूमेंस की प्रैक्टिस को ट्रांसह्यूमेंस की एक्टिविटी रोमन एम्पायर के अंदर ट्रांसह्यूमेंस की एक्टिविटी को प्रैक्टिस। अब ट्रांसह्यूमेंस कहते किसे हैं? दरअसल ट्रांसह्यूमेंस एक ऐसी प्रैक्टिस है जो सीजनल है। अब ध्यान से समझिएगा, एक माउंटेन है, अगर मैं समर्स की बात करूं तो समर्स में माउंटेन के ऊपर ग्रासलैंड होगी, तो जो ट्राइबल पीपल होंगे वो क्या करेंगे, समर्स में माउंटेन्स के ऊपर जाएंगे ताकि वहां पे उनको पेस्टोरल लैंड मिले। बट ऑन द कॉन्ट्ररी विंटर्स में वो नीचे आ जाएंगे क्योंकि माउंटेन की पीक्स पर आइस होगी। इसी प्रैक्टिस को ट्रांसह्यूमेंस कहा जाता है और बेसिकली इसे हंटिंग और गैदरिंग के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, दीज पेस्टोरल एंड semi-nomadic communities were often on the move carrying their oven-shaped huts। अब मुझे ये बताइए कि अगर लोग पेस्टोरलिस्ट होंगे तो वो परमानेंटली सेटल्ड तो नहीं होंगे किसी रीजन पर, टेम्पररी सेटलमेंट में रहेंगे। अब जब उन्हें एक जगह से दूसरी जगह बार बार माइग्रेशन करना पड़ेगा तो वो अपने सेटलमेंट को भी तो उस जगह से उठाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट करेंगे, और जिस सेटलमेंट में वो लोग रह रहे हैं वो है ओवन शेप्ड हट्स, जिन्हें हम मपालिया बोलते हैं। इस टर्म्स को याद रखिएगा, इन टर्म्स को, क्योंकि ये टर्म्स यूपीएससी प्री एग्जाम में भी आती है। ठीक है, उसके बाद इवन इन स्पेन द नॉर्थ वाज मच लेस डेवलप्ड एंड इनहेबिटेड लार्जली बाय अ सेल्टिक स्पीकिंग पीजेंट्री दैट लिव्ड इन द हिलटॉप विलेजेस कॉल्ड कैस्टेला। स्पेन के अंदर भी एक सेल्टिक स्पीकिंग पीजेंट्री कम्युनिटी है जो हिलटॉप विलेजेस पे रह रही है और उन विलेजेस को कहा जा रहा है कैस्टेला। तो आप बता सकते हैं कि सेम रोमन एम्पायर के अंदर एक तरफ इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो रहा है ओलिव ऑयल के साथ, व्हीट के साथ, वाइन के साथ, वही दूसरी तरफ उसी रोमन एम्पायर में उसी दौर में ट्रांसह्यूमेंस जैसी प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस किया जा रहा है, और वो कम्युनिटीज जो ट्रांसह्यूमेंस की एक्टिविटी को प्रैक्टिस कर रहे हैं वो मपालिया और कैस्टेला जैसी स्ट्रक्चर्स में रह रहे हैं। ठीक है, अब इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि रोमन एम्पायर में जो लोग रह रहे हैं वो प्रिमिटिव या फिर एंशिएंट माइंडसेट वाले लोग हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रोमन एम्पायर के अंदर हमें इनोवेशंस भी देखने को मिले हैं उसी दौर में जिसने इकोनॉमिक एक्सपेंशन किया है। कैसे इनोवेशंस? तो रोमन एम्पायर के अंदर हमें माइनिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है जो व्हीट की ग्राइंडिंग करने में काम आती है। यूज ऑफ हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक्स देखने को मिलता है जो पानी की मदद से हम माइंस के अंदर गोल्ड और सिल्वर को सेपरेट कर सकते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल एंड बैंकिंग नेटवर्क देखने को मिलता है।
आपको याद है हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि अगस्टस ने अपने एम्पायर को इतना फैला दिया कि उसके आने वाले पुत्र अडप्टी सन टाइबेरियस ने तो और एक्सपेंशन अननेसेसरी समझा। तो अगस्टस ने इतना एक्सपेंशन कैसे किया था? अगस्टस ने एक्सपेंशन करा था डिपेंडेंट किंगडम्स को अपने अंडर लेके किया था। तो जब डिपेंडेंट किंगडम्स अगस्टस के अंडर आए तो जो डिपेंडेंट किंगडम्स की इकोनॉमी थी अब वो किसमें कंट्रीब्यूशन देगी? रोमन एम्पायर की इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करेगी। तो जब वो कंट्रीब्यूट करेगी तो उनका जितने भी मतलब गोल्ड वगैरह और जितना भी उनकी इकोनॉमी है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो रोमन एम्पायर को डायरेक्टली मिलेगा। ठीक है, तो इसी वजह से हमें देखने को मिलता है कि रोमन एम्पायर के अंदर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल एंड बैंकिंग नेटवर्क था एंड वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मनी था। तो क्या आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं कि was the Roman Empire primitive or backward in its functioning or there any sort of innovation? तो हम कह सकते हैं कि रोमन एम्पायर के अंदर एक तरफ हमें इकोनॉमिक एक्सपेंशन देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ ओलिव ऑयल, वाइन और वीट इनके एक्सपोर्ट की मदद से। दूसरी तरफ हमें प्रिमिटिव सोसाइटी भी देखने को मिलती है कि कैसे लोग अभी भी ट्रांसह्यूमेंस की जो एक्टिविटी है उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैस्टेला और मैपेला जैसे स्ट्रक्चर्स में रह रहे हैं। और ऑन द कंट्ररी हमें इनोवेशंस भी देखने को मिल रहे हैं जैसे मिलिंग टेक्नोलॉजी, हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक्स और वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मनी, मॉनेटरी स्फीयर। ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कंट्रोलिंग वर्कर्स। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि व्हाई द स्लेव्स वर कंसीडर्ड एज एन इन्वेस्टमेंट एंड हाउ दे वर रिप्लेस्ड बाय वेज लेबर एंड कम इन सोसाइटी एज अ फ्रीडमैन। अब आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं समझ आया होगा तो डरिए मत, ये टॉपिक जैसे ही पूरा होगा आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आंसर कर पाएंगे। स्लेवरी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो रोमन एम्पायर के अंदर डीपली रूटेड है, बोथ दोनों एरियाज में। कहा? मेडिटेरेनियन रीजन में और नियर ईस्टर्न रीजन में। मतलब क्रिश्चियनिटी के आने के बाद भी स्लेवरी इरेडिकेट नहीं हो पाई। ठीक है, और अगस्टस जिसके दौर को एरा ऑफ पीस कहा जाता है उसकी एज में टोटल 7.5 मिलियन पॉपुलेशन में से 3 मिलियन तो स्लेव्स ही थे। ठीक है, पर उसके बाद भी स्लेव्स को एज एन इन्वेस्टमेंट ट्रीट किया जाता था। क्योंकि मान लीजिए अगर मैंने एक बार किसी स्लेव पर इन्वेस्टमेंट करके उसको खरीद लिया तो वो लाइफ टाइम के लिए मेरे साथ होगा। मतलब वो मेरा हर काम करेगा, तो वो हुआ ना वो एक इन्वेस्टमेंट। उसके बाद एक रोमन एग्रीकल्चरल राइटर तो ये तक लिख देते हैं कि कभी भी स्लेव से इन एक्सेस में काम मत करवाओ, क्योंकि अगर आप उससे एक्सेस में काम करवाएंगे तो उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी, और अगर हेल्थ खराब होएगी तो फिर वो आगे काम नहीं कर पाएगा। तो आप ये सब सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि रोमन एम्पायर के अंदर अपर क्लास को सिंपैथी थी किसके किसके प्रति? स्लेव्स के प्रति, कि वो कह रहे हैं कि स्लेव से अति में काम मत करवाओ क्योंकि उनकी हेल्थ खराब हो जाएगी। नहीं, इसके पीछे उनकी कोई सिंपैथी नहीं है, इसके पीछे उनकी इकोनॉमिक कैलकुलेशंस है। रोमन अपर क्लास ये मानती थी कि अगर स्लेव्स की हेल्थ कंडीशंस खराब हो गई तो उसे ठीक करने के लिए उन्हें दवाई वगैरह दिलवानी होगी या फिर उनको खाना खिलाना होगा, जिससे पैसा खर्च होगा। ठीक है, और जो काम है वो और लेट होगा। उसके बाद इफ द रोमन अपर क्लासेस वर often brutal towards their slaves, ordinary people did sometimes show their much more compassion। कई बार रोमन अपर क्लास अपने स्लेव्स के प्रति इतनी ब्रूटल हो जाती थी कि उसे देखकर ऑर्डिनरी पीपल स्लेव्स के प्रति अपना कंपैशन शो करते थे। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट है जो कि हुआ था इन द रीन ऑफ नीरो। नीरो जो है एक रूलर है जो रोमन एम्पायर में कुछ समय तक रूल करते हैं। दरअसल इन्हीं के दौर में इनका एक खास दोस्त था, उस दोस्त को एक स्लेव ने मार दिया था। और रोमन एम्पायर के अंदर कस्टम कुछ ऐसा था कि अगर कोई स्लेव किसी रूलर के कोई खास दोस्त को मारता है तो उस जहां वो स्लेव रह रहा है उस सेम रूफ के अंडर जितने और स्लेव्स रह रहे हैं उन सबको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो जैसे ही ऑर्डिनरी पीपल को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि एक स्लेव की गलती की सजा सबको क्यों मिले। तो जैसे ही नीरो ने ये बात सुनी तो नीरो ने न सिर्फ उस स्लेव को मारा, उस स्लेव के घर में जितने और स्लेव्स रह रहे थे उनको मारा, बल्कि उन ऑर्डिनरी पीपल को भी मारा जो उस स्लेव को सपोर्ट कर रहे थे। तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि किस तरह कई बार रोमन एम्पायर या फिर रोमन सोसाइटी कितनी ब्रूटली सामने आती है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी में कोई भी वॉरफेयर नहीं हो रही थी किसी भी तरह की, क्योंकि वो एरा है एरा ऑफ पीस। इसके अंडर अगस्टस और टाइबेरियस के अंडर।
तो अब अगर वॉरफेयर ही नहीं होगी तो स्लेव्स मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मतलब स्लेव्स की अमाउंट कैसे बढ़ेगी। दरअसल कुछ बात कुछ ऐसी है कि जब वॉर होती है तो हारने वाली की जो टीम होती है, उनके जितने भी सैनिक है वो एज अ स्लेव आएंगे जीतने वाले की टीम में। पर अगर लड़ाई झगड़े ही नहीं होंगे तो स्लेव्स बढ़ेंगे कैसे। तो इसी चीज को देखते हुए अब रोमन एम्पायर के अंदर स्लेव ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया ताकि स्लेव्स की जो अमाउंट है वो बढ़े। पर जब तक वॉर नहीं हो रही थी तो स्लेव्स को एक्सपेंसिवली किया जाने लगा, मतलब अब स्लेव को लेबर के अंदर नहीं बल्कि फ्रीडमैन की तरह ट्रीट करा जाने लगा। किसके द्वारा, उसके मास्टर के द्वारा। फ्रीडमैन का मतलब है कि कोई मास्टर अपना काम संभालने के लिए अपने स्लेव को वो काम दे दे। जैसे अगर मैं मास्टर हूँ और मेरा एक स्लेव है, पर मैं मेरे पास अब बहुत मेरा जो काम है वो बहुत बड़ा है, मतलब मेरे पास बिजनेस भी है, एक और मुझे अपनी शॉप भी संभालनी है। तो अब मैं इतना काम तो एक बार में नहीं कर सकती, तो मैं मान लो मैं शॉप संभाल रही हूँ, तो जो मेरा बिजनेस का काम है वो मेरा स्लेव संभालेगा। ठीक है। तो उस स्लेव को अब हम स्लेव नहीं बल्कि मैं अपने स्लेव को अब फ्रीडमैन कहूंगी। ठीक है। और जो स्लेव्स का काम था अब वो कौन करेगा, अगर स्लेव फ्रीडमैन बन गया तो स्लेव्स का काम हायर्ड लेबर करेगी। ठीक है। अब कोलमेला एक राइटर है फर्स्ट सेंचुरी के, उन्होंने कहा कि लैंड ओनर शुड कीप अ रिजर्व स्टॉक ऑफ इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स twice as many as they needed so that production could be continuous for the loose in slave labor time exceeds the cost of such items। कुल मिला एक चीज परख चुके थे, उन्हें एक चीज समझ आ रही थी कि स्लेव्स का जो अमाउंट है या फिर नंबर ऑफ स्लेव जो है वो अब कम होते जा रहे हैं क्योंकि वॉर अब नहीं हो रही। तो कोलमेला ने लैंड ओनर्स को कहा कि जितने भी तुम टूल्स रखते हो फॉर परफॉर्मिंग योर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, उनको अब ट्वाइस कर दो उनकी अमाउंट को। मान लो मुझे एक फील्ड पर काम करने के लिए 5 टूल्स की जरूरत है, तो कुल मिला के अकॉर्डिंग अब मुझे 5 नहीं उसको ट्वाइस कर देना है, मतलब 10 से 15 तक कर देना है, ताकि मुझे कम स्लेव्स मिलने के बाद भी मेरे पास अगर ज्यादा टूल्स होंगे तो मैं अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी टाइम पे पूरी कर पाऊंगी। ठीक है। अब जब स्लेव्स किसी जगह पर काम करेंगे तो उन स्लेव्स को सुपरवाइज करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। तो अब स्लेव्स तो इतने सारे हैं, अगर सुपरवाइजर भी एक स्लेव पर एक सुपरवाइजर या फिर 2 स्लेव्स पर भी एक सुपरवाइजर रखा जाएगा तो उनको सैलरी कौन देगा। तो कोलमेला, दोबारा यही कोलमेला, इन्होंने एक आइडिया दिया। इन्होंने कहा कि स्लेव्स को 10-10 के स्क्वाड में बांट दो, मतलब 10 के एक ग्रुप, फिर 10 का एक ग्रुप, और एक 10 के एक ग्रुप पर एक सुपरवाइजर, फिर एक और 10 के ग्रुप पर एक सुपरवाइजर, और इन 10-10 के ग्रुप को चैन से टाई कर दो। ठीक है। ताकि इकट्ठे रहे और इनसे कोई भी इनसे अलग होके भाग ना जाए, और अगर अपना काम कोई रोक भी देगा तो सब पता चल जाएगा। ठीक है। इससे सुपरवाइजिंग जो है वो ईजियर हो जाएगी। ये आइडिया था कोलमेला का। और इसी आइडिया को अपोज करा एक फिलोसोफर एज वेल एज पॉलिटिकल थिंकर ने, जिनका नाम है प्लिनी। और इन्हीं प्लिनी ने अपनी एक बुक भी लिखी है जिनका नाम है नेचुरल हिस्टोरिका या फिर नेचुरल हिस्ट्री। इसमें इन्होंने कंडेम किया है यूज ऑफ स्लेव गैंग्स, उस स्क्वाड को जो कोलमेला बताते हैं। इन्होंने कहा slave gangs as the worst method of organizing production mainly because slaves who worked in gangs were usually chained together by their in feet या फिर by their feet। प्लिनी ने इस कॉन्सेप्ट को, स्लेव गैंग्स के कॉन्सेप्ट को इनह्यूमेन बताया है। ठीक है। और इन्होंने कहा कि ये ड्रैकोनियन है। अब ये जो ड्रैकोनियन टर्म है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ड्रैकोनियन टर्म एक वर्ड से आया जिसका मतलब है ड्रैको। अब ये ड्रैको क्या है, ड्रैको एक ग्रीक लॉ मेकर था। जब भी किसी को पनिशमेंट देनी होती थी तो ये ड्रैको जो है हमेशा पनिशमेंट देता था इन द फॉर्म ऑफ डेथ पेनल्टी। इसी वजह से इस ड्रैको के नाम से ही इस वर्ड को लिया गया है ड्रैकोनियन। तो प्लिनी स्लेव गैंग के कॉन्सेप्ट को ड्रैकोनियन बताते हैं। और प्लिनी एक और केस स्टडी हमारे सामने पेश करते हैं। वो बताते हैं कि फ्रैंक इंसेंस फैक्ट्री, फ्रैंक इंसेंस का मतलब है एरोमेटिक, मतलब परफ्यूम टाइप कुछ फैक्ट्री। एक फ्रैंक इंसेंस फैक्ट्री है। इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर स्लेव्स के एप्रन पे, जो वो एप्रन पहन रहे हैं उस पे सील्स लगा दी गई है, और उन्हें एक मास्क दिया गया है जिन्हें स्लेव्स को वियर करना होगा व्हेन दे वर वर्किंग। और जब वो अपना काम पूरा करेंगे तो उन्हें अपनी अटेंडेंस लगानी होगी, साथ ही साथ अपने सारे क्लोथ्स उतारने होंगे, ताकि हमें ये पता चल सके या फिर उस मास्टर को ये पता चल सके कि कोई इनमें से कोई स्लेव भागा तो नहीं है। अगर अगर वो भागा भी होगा तो उसके ऊपर वो सील लगी होगी जिससे वो वापस पकड़ के लाया जा सकता है। उसके बाद रोमन एम्पायर के अंदर एक लॉ था जिसका नाम है लॉ ऑफ 398, जिसमें ब्रांडिंग ऑफ स्लेव्स को ऑफिशियल बताया गया है। उसके बाद अब सिर्फ बात इतनी ही नहीं थी, प्राइवेट एम्प्लॉयर्स भी थे। प्राइवेट एम्प्लॉयर्स भी अपने साथ स्लेव्स को रखते थे। अब होता ये था कि मान लो मैं एक प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ और मेरे पास एक बंदा आया और उस बंदे ने मेरे से
मतलब पैसे मांगे, तो मैंने उसको पैसे दे दिए, पर वो अब इनकैपेबल है कि वो मुझे रिटर्न नहीं कर पा रहा, तो मैं उसे अपने पास रख लूंगी इन द फॉर्म ऑफ स्लेव, और उसे तब तक काम करवाऊंगी जब तक वो मेरा सारा डेब्ट उतार नहीं देता। और इन केस वो मेरा उतारने में असक्षम है, या फिर अब उसकी जो एज है वो और ज्यादा ओल्ड हो गई, तो उस सिचुएशन में जो उसका चिल्ड्रन होगा या फिर जो उसका बच्चा होगा, वो उसके फादर के लिए जो स्लेवरी है वो आगे परफॉर्म करेगा। और इसी कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन किया है एक रूलर ने, जिसका नाम है अगस्तीन। अगस्तीन ने अपने लॉयर से पूछा कि अगर कोई आदमी है, उसकी डेथ हो गई और वो अपनी स्लेवरी पूरी नहीं कर पाया, ना अपना डेब्ट उतार पाया, तो उसका बच्चा क्यों उसकी स्लेवरी करे। पर बात इतनी ही नहीं है, हमें कई जगह जो स्लेव्स की कंडीशन है वो अच्छी भी देखने को मिलती है। जैसे अगर मैं बात करूं लेट फिफ्थ सेंचुरी की, तो यहाँ एक एम्परर थे जिनका नाम है एनेस्टेशियस। एनेस्टेशियस ने ईस्टर्न फ्रंटायर सिटी ऑफ डारा, अब डारा एक सिटी है, उसके ईस्टर्न फ्रंटायर को बनाया किसने, एनेस्टेशियस ने। कितने दिनों में, 3 हफ्तों में। इस सेंचुरी में, फिफ्थ सेंचुरी में, किसकी मदद से, लेबर की मदद से। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने कम समय में ईस्टर्न फ्रंटायर किसी सिटी का कैसे बनना पॉसिबल है, तो ये बनाया गया है लेबर्स के द्वारा। तो आप सोच रहे होंगे कि लेबर्स भागे क्यों नहीं अपना काम छोड़ के, क्योंकि अगर इतनी जल्दी अगर काम पूरा करना है तो जल्दी जल्दी काम करना होगा, अगर जल्दी काम करना होगा तो कंडीशन पक्का इनह्यूमेन रही होगी, तो लेबर्स वहां से भागी क्यों नहीं। तो वो क्यों नहीं भागे, क्योंकि उन्हें वेजेस मिल रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर स्लेव्स को हाई वेजेस दी जाएंगी, तो स्लेव स्लेव नहीं बल्कि उनकी कंडीशन और अच्छी होगी, और वो काम भी और ज्यादा एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी से करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोशल हिरार्की। सोशल हिरार्की में टैसिटस नाम के एक रूलर होते हैं जो कई सारे टर्म्स देते हैं अलग अलग सोशल डिवीजन को डिफाइन करने के लिए। टैसिटस बताते हैं कि सबसे पहला सोशल ग्रुप या फिर लीडिंग सोशल ग्रुप है वो है सीनेटर्स। सीनेटर्स के अंदर वो रिस्पेक्टेबल नोबिलिटी आती है या फिर वेल्दीएस्ट फैमिली ऑफ इटालियन डिसेंट आते हैं, ठीक है, जो पूरे रोमन एम्पायर को रूल करते हैं एम्परर से पहले। ठीक है, उसके बाद सीनेटर्स के बाद आते हैं इक्वेस्टेरियन क्लास। इक्वेस्टेरियन क्लास में कौन आते हैं, द रिस्पेक्टेबल सेक्शन ऑफ पीपल दोज अटैच्ड टू द ग्रेट हाउसेस। इक्वेस्टेरियन क्लास वो क्लास है जिनके पास बड़े बड़े हाउसेस होते हैं और ये बड़े ही अच्छे कैवलरी मैन होते हैं। उसके बाद सीनेटर्स के बाद इक्वेस्टेरियन क्लास के बाद आती है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के अंदर मेनली ब्यूरोक्रेसी आती है और इंपीरियल गवर्नमेंट को चलाने वाले लोग आते हैं। उसके बाद आती है लोअर क्लास। लोअर क्लास में वो लोग आते हैं जो सर्कस में काम करते हैं या फिर अलग अलग ड्रामास को प्ले करते हैं। फाइनली आते हैं स्लेव, जो एज एन इन्वेस्टमेंट की तरह लिए जाते हैं इसके अंदर, रोमन एम्पायर के अंदर। उसके बाद बाय द लेट एम्पायर विच स्टार्ट्स विद द reign of Constantine first in the early part of 4th century, the first two groups mentioned by Tacitus, सीनेटर्स। हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि टैसिटस ने क्या कहा है, टैसिटस ने कहा है कि अगर मैं सीनेटर्स और इक्वेस्टोरियन क्लास को कलेक्टिवली देखूं तो हम इन्हें अरिस्टोक्रेसी कहेंगे। मिडिल क्लास में हमने देख लिया कि इंपीरियल सर्विस को पूरा करने वाले लोग आते हैं या फिर परफॉर्म करने वाले लोग आते हैं। ब्यूरोक्रेसी आती है, आर्मी आती है, मर्चेंट्स आते हैं और फार्मर्स आते हैं। ठीक है, और जो रिस्पेक्टेबल मिडिल क्लास है उसे हम क्लाइंट्स कहते हैं। ठीक है, ये आप वन वर्ड के लिए याद रख सकते हैं। लोअर क्लास को हम ह्यूमिलोर्स कहते हैं। ठीक है, और इनके अंदर कौन कौन आता है, इनके अंदर रूरल लेबर फोर्स आती है। ठीक है, वर्कर्स आते हैं, आर्टिशंस आते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं, वो लोग आते हैं जो लेबर का काम करते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक एग्जाम्पल है जो अरिस्टोक्रेसी की रिचनेस को दिखाता है। जैसे ओलंपियोडोरस नाम का एक हिस्टोरियन है जो हमें बताता है कि जो रोम जो है उसके अंदर एनुअल इनकम जो है वो 4000 एलपीएस गोल्ड, मतलब 4000 पाउंड गोल्ड है। ठीक है, इसमें कौन बताता है, ये हमें ओलंपियोडोरस बताता है। किसके बारे में, अरिस्टोक्रेसी या फिर अरिस्टोक्रेटिक क्लास के बारे में। ठीक है, अब बात कुछ ऐसी है कि रोमन एम्पायर के अंदर जो मॉनेटरी स्फीयर है उसके अंदर सर्कुलेशन चल रहा है सिल्वर कॉइन्स का। अब इतना सर्कुलेशन बढ़ गया कि वो जो सिल्वर स्पेन की माइन से निकाला जा रहा था, उन माइन से सिल्वर खत्म हो गया। अब जब सिल्वर खत्म हो गया तो कोई और तो ओपोनेंट ढूंढना होगा। तो रोमन एम्पायर में हुआ क्या कि जैसे ही सिल्वर माइंस जो है एग्जॉस्ट हुई, तो गवर्नमेंट रन आउट ऑफ सफिशिएंट स्टॉक्स ऑफ द मेटल टू सपोर्ट अ स्टेबल coinage इन सिल्वर। तो कॉन्स्टेंटाइन फाउंडेड अ न्यू मॉनेटरी सिस्टम ऑफ गोल्ड।
कॉन्स्टेंटाइन ने क्या करा, कॉन्स्टेंटाइन ने न्यू सिस्टम चलाया मॉनेटरी स्फीयर के अंदर, जो है गोल्ड कॉइन्स का। अब सिल्वर खत्म तो गोल्ड कॉइन्स आए इकोनॉमी के अंदर। अब जैसे ही गोल्ड आया तो रोमन ब्यूरोक्रेसी जो है या फिर जो आर्मी है उनको सैलरी मिलेगी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। अब जब गोल्ड मिलेगा तो ज्यादा पैसे होंगे, ज्यादा पैसे होंगे तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, कौन, रोमन ब्यूरोक्रेसी। और उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट मेनली कहाँ करी, लैंड को खरीदने में, लैंड को एज एन एसेट। उसके बाद अब जब गोल्ड की सर्कुलेशन बढ़ी तो करप्शन बढ़ा। करप्शन किसने किसने किया, करप्शन जुडिशियल सिस्टम में हुआ, मिलिट्री सप्लाईज में हुआ। और इस करप्शन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कई पॉलिसीज और कई मेजर्स लिए, पर उसके बाद भी करप्शन रुका नहीं। तो गवर्नमेंट ने एक उपाय चुना कि अगर अगर किसी को, मतलब किसी कम्युनिटी को या फिर जुडिशियल सिस्टम को या फिर मिलिट्री को या फिर किसी गवर्नमेंट के अंदर ही किसी अथॉरिटी को करप्शन करने से रोकना है, तो सबसे बढ़िया आइडिया क्या होगा, उस करप्शन करने वाली अथॉरिटी का क्रिटिसिज्म हो। आज भी तो सोसाइटी इसी चीज से चल रही है। सोसाइटी में गलत काम ना करने का डर क्यों रहता है, क्योंकि लोगों को डर रहता है इस चीज का कि अगर वो गलत काम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर वो चोरी करेंगे तो समाज उनका क्रिटिसिज्म करेगा। यही सेम एलिमेंट ऑफ क्रिटिसिज्म यूज किया गया रोमन एम्पायर के अंदर करप्शन को रोकने के लिए। अब बात कुछ ऐसी है कि एम्परर ये नहीं कर सकते कि उनका जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं, ऑर्डिनरी पीपल को सजा दे रहे हैं, स्लेव्स को मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें सिविल राइट्स प्रोटेक्ट करने होंगे, किनके, ऑर्डिनरी मैन के। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसका नाम है लेट एंटिक्विटी। लेट एंटिक्विटी का मतलब है रोमन एम्पायर का वो दौर जो चला है 4th सेंचुरी से लेके 7th सेंचुरी तक। ठीक है, इस दौर में क्या क्या नई चीजें हुई। दरअसल बात कुछ ऐसी है, 1st and 2nd सेंचुरी में रोमन एम्पायर अपने पीक पर था। 3rd सेंचुरी में इंटरनल स्ट्रेन बढ़े, जो हमने पीछे देखा था, जर्मेनिक ट्राइब्स आए राइन एंड डेन्यूब की तरफ से, वो सारी चीजें। पर 4th और 7th सेंचुरी, 4th से लेकर 7th सेंचुरी तक दोबारा रोमन एम्पायर अपनी पीक पर गया। ठीक है, अब इसकी ये डेफिनेशन है लेट एंटिक्विटी की, आप इसे याद कर सकते हैं। Late antiquity is the term now used to describe the final fascinating period in the evolution and breakup of Roman Empire and refers broadly to the 4th and 7th century, 4th to 7th century। अब लेट एंटिक्विटी जो दौर है वो है 4th से 7th सेंचुरी तक। और इस दौर में क्या क्या हुआ, इस दौर में कॉन्स्टेंटाइन नाम के एक रूलर हुए जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया रोमन एम्पायर का। न सिर्फ इतना ही बल्कि 7th सेंचुरी में राइज ऑफ इस्लाम हुआ रोमन एम्पायर के अंदर। उसके बाद इसी दौर में, लेट एंटिक्विटी के दौर में, एक रूलर हुए जिनका नाम है डायोक्लिशियन। डायोक्लिशियन जब रूल पर आए तो उन्होंने देखा कि रोमन एम्पायर का एक्सपेंशन, मतलब टेरिटोरियल जो एक्सपेंस है वो कुछ ज्यादा ही हो गया। अब ज्यादा ही टेरिटोरियल एक्सपेंस होगा तो वहां पे जो प्रजा होगी उसकी देखभाल भी तो उस एम्पायर को रखनी होगी। तो डायोक्लिशियन ने थोड़ा दिमाग लगाया और वो रीजन जो कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं रखते उनको एक्सक्लूड कर दिया रोमन एम्पायर से। न सिर्फ इतना ही, डायोक्लिशियन ने फोर्टिफाइड करा किनको, अपने फ्रंटायर्स को। ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए रीऑर्गेनाइज करा प्रोविंशियल बाउंड्रीज को। ठीक है, अब प्रोविंशियल बाउंड्रीज को रीऑर्गेनाइज क्यों किया, अब देखिए इससे ऊपर की लाइन में ही देखिए, डायोक्लिशियन टू कट बैक बाय अबंडनिंग टेरिटरीज। डायोक्लिशियन ने क्या करा, कई सारी टेरिटरीज को अपने एम्पायर से एक्सक्लूड करा। अब जब एक्सक्लूड करा तो दोबारा रीऑर्गेनाइज भी तो करना पड़ेगा बाउंड्रीज को। डायोक्लिशियन ने सेपरेशन क्रिएट कर दी किस किस के बीच में, सिविलियन और मिलिट्री फंक्शंस के बीच में, ताकि फंक्शनिंग इन दोनों की बिल्कुल सेपरेट रहे और स्मूथ रहे। ठीक है, और ग्रेटर ऑटोनॉमी दे दी किसको, मिलिट्री कमांडर्स को, ना कि सीनेटर्स को। अब उसके बाद कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन बनाया। न सिर्फ इतना ही बल्कि कॉन्स्टेंटाइन का जो चीफ इनोवेशन था वो था मॉनेटरी स्फीयर में सिल्वर। हमने देखा कि स्पेन के अंदर सिल्वर माइन एग्जॉस्ट हो चुकी थी, उसके बाद गोल्ड का सर्कुलेशन आया। अब गोल्ड में भी सब कुछ और बेहतर होता जा रहा है। लेट एंटिक्विटी के दौरान कॉन्स्टेंटाइन ने सोलिडस नाम का एक कॉइन चलाया जो 4.5 ग्राम का है, प्योर गोल्ड से बना है। ठीक है, अब ये हमें क्या दिखा रहा है कि इकोन में कुछ ज्यादा ही फ्लरिश रही होगी, तभी तो प्योर गोल्ड के कॉइन सर्कुलेट हो रहे हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता हो तो गुप्ता एज में क्या हुआ, गुप्ता एज में हमें सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन देखने को मिलते हैं। अब गुप्ता एज में हमें सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन देखने को मिलते हैं तो हम उस एज को क्या कहते हैं, गोल्डन एज ऑफ इंडिया। तो सेम बात रोमन एम्पायर की भी शायद ये गोल्डन एज रही होगी। और इन कॉइन्स का नाम था सोलिडी और इनकी सर्कुलेशन मिलियंस में हुई रोमन एम्पायर के अंदर। न सिर्फ इतना ही, लेट एंटिक्विटी के दौर में ही एक सेकंड कैपिटल बना दी गई जिसका नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल। तो फर्स्ट कैपिटल कौन सी थी, फर्स्ट कैपिटल का नाम है बाइजेंटियम, दूसरी कैपिटल जो बनी उसका नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल।
अब एक सीधी सी बात है, आप मुझे बताइए कि अगर कोई कैपिटल बनेगी तो उस कैपिटल को चलाने के लिए गवर्निंग क्लास भी तो होनी चाहिए। तो उसी गवर्निंग क्लास को बनाने के लिए अब सीनेट का राइज दोबारा होना शुरू हो गया। As a new capital required a new senate, the 4th century was a period of rapid expansion of governing class. मॉनेटरी स्टेबिलिटी, अब जब सोलिडस 4.5 ग्राम के जब गोल्ड कॉइन्स चल रहे हैं तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी है, पॉपुलेशन एक्सपेंड कर रही है। अब जब दोनों चीजें होंगी तो उस रीजन की इकोनॉमिक ग्रोथ होना तो पक्की बात है। न सिर्फ इतना ही, लेट एंटिक्विटी के दौर में रोमन एम्पायर के अंदर इन्वेस्टमेंट होनी शुरू हो गई। कहां पर? रूरल एरियाज में। कौन सी इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन। कोई सारी फैक्ट्रीज बननी शुरू हो गई, जैसे oil presses, glass factories, in newer technologies such as screw presses and multiple water mills, जो क्या जनरेट कर रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इकोनॉमी फ्लरिश होगी। अब जब इकोनॉमी फ्लरिश करेगी तो सैलरी बढ़ेगी। तो उसी का रिजल्ट है कि द रूलिंग एलिट्स वर वेल्थियर एंड मोर पावरफुल देन एवर बिफोर। अब एक बात बताइए कि न सिर्फ सिटीज में बल्कि रूरल एरियाज में भी ऐसी फैक्ट्रीज स्टैब्लिश की जा रही हैं, जैसे ऑयल प्रेसेस, ग्लास फैक्ट्रीज। तो रूलिंग एलाइट तो फ्लरिश करेगी, दिखती बात है। तो इसका एविडेंस हमें देखने को मिलता है इजिप्ट के अंदर लिखी गई हंड्रेड्स ऑफ पपायरी। उसमें लिखा गया है कि दे शो एज अ रिलेटिवली एफ्लुएंट सोसाइटी वेयर मनी वाज इन एक्सटेंसिव यूज एंड रूरल एलिट्स जनरेटेड वास्ट इनकम्स इन गोल्ड। उसके बाद हमें एक पॉइंट बताया गया है कि वो रोमन एम्पायर जो बेसिकली दो चीजों में डिवाइड था, एक है मेडिटेरेनियन और एक है नियर ईस्ट वाला रीजन। अब देखिए, लेट एंटिक्विटी के दौरान इस नियर ईस्टर्न रीजन में इकोनॉमी या फिर डेवलपमेंट इस लेवल पे हुई जिस लेवल की डेवलपमेंट यहाँ पर 20th सेंचुरी में भी देखने को नहीं मिली। वो डेवलपमेंट यहाँ पर 5th और 6th सेंचुरी में हुई। अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है, ये चीज तो आपके दिमाग में आई होगी कि रोमन एम्पायर जो इतना बड़ा एम्पायर है वो किस कल्चर पर चल रहा है। What type of culture or religion is being followed in the Roman Empire? तो उसका आंसर हमें यहाँ देखने को मिलेगा। The traditional religious culture of classical world, both Greek and Roman had been polytheist. यहाँ पर कोई एक रिलीजन नहीं है। रोमन एम्पायर के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो पोलिथिज्म में भरोसा कर रहे हैं। पोलिथिज्म का मतलब है मल्टीपल गॉड्स, जैसे जुपिटर, जूनो, मिनर्वा and Mars. Polytheists had no common name or label to describe themselves. The other, अब सिर्फ यहाँ पे पोलिथिस्ट ही नहीं है, रोमन एम्पायर के अंदर हमें जुडाइज्म भी देखने को मिलता है। जुडाइज्म किसे कहते हैं? जुडाइज्म कहते हैं यहूदी धर्म को। जुडाइज्म खुद तो एक धर्म है और उसके बाद भी मोनोलिथ नहीं है, मतलब एक धर्म होने के बाद भी हम इसे एक धर्म नहीं कह सकते। अब इसका क्या मतलब है? मतलब जुडाइज्म अपने आप में भी कई ज्यादा डाइवर्स है, ठीक है। यहाँ देखिए, but Judaism was not a monolith either, and there was a great deal of diversity within the Jewish communities of late antiquity. ठीक है, और इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इसी वजह से यहाँ पर क्रिश्चियनाइजेशन मतलब क्रिश्चियनिटी को फैलाने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी, ठीक है, क्योंकि अलग अलग धर्म के लोग अगर रहेंगे तो उनको अपने धर्म में परिवर्तित करने के लिए उनको समझाना भी तो होगा। उसके बाद जब क्रिश्चियनिटी फैली रोमन एम्पायर के अंदर, तब जो बाउंड्रीज है इन टर्म्स ऑफ रिलीजन लोगों के बीच में, अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच में, वो इतनी रिजिड नहीं है। वो रिजिड अब हुई है, वो रिजिड जब हुई है जब चर्च केम इनटू प्रोमिनेंस, ठीक है। उन्होंने इंटरप्रिटेशन कर दिया चीजों का, जिससे चीजें बदल गई हैं और चीजें और रिजिड हो गई। अब ये तो बात थी कल्चर की। अब यहाँ हम देखेंगे कि रोमन एम्पायर का डिक्लाइन एंड उसके बीच में वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में डिवीजन कैसे हुआ। The general prosperity was especially marked in the east, where population was still expanding till the 6th century, despite the impact of plague which affected the Mediterranean. तो जो रोमन एम्पायर का ईस्टर्न हिस्सा है वो अब 6th सेंचुरी तक आते आते भी प्रोस्पर कर रहा है और आगे भी प्रोस्पर करेगा। पर ऑन द कॉन्ट्ररी जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया। क्यों? क्योंकि जर्मेनिक ट्राइब्स ने वहां पर इन्फिल्ट्रेशन कर दी है, ठीक है। यहाँ से देखिए, इन द वेस्ट बाय contrast द एम्पायर फ्रेगमेंटेड politically as Germanic groups from the north took over all the major provinces and established kingdoms that are best described as post-Roman. वेस्टर्न रोमन एम्पायर के अंदर जर्मेनिक ट्राइब्स ने इन्फिल्ट्रेशन कर दी और जर्मेनिक ट्राइब्स के अंदर आते हैं कई सारे ट्राइब्स जैसे गोथ्स, वंडाल्स एंड लोम्बार्ड्स, और इन्होंने वहां पर इन्फिल्ट्रेशन कर कर रोमन एम्पायर के जो किंगडम्स थे उनको सब्जुगेट करके अपने किंगडम से बना लिए, और इस दौर को हम कहते हैं द पोस्ट रोमन पीरियड। पर ये जो ईस्ट की प्रोस्पेरिटी है ये लंबे समय तक नहीं टिक पाई। यहाँ पर एक रूलर है जिनका नाम, जो यहाँ पर रूल कर रहे हैं, उन रूलर का नाम है जस्टिनियन। जस्टिनियन ने क्या करा,
जस्टिनियन ने रिकैप्चर करना चाहा अफ्रीकन टेरिटरी को, उन अफ्रीकन टेरिटरी को जिनको वेंडाल्स ने हमसे छीन लिया। वेंडाल्स कौन है? वेंडाल्स जर्मेनिक ट्राइब के अंदर आने वाला एक ग्रुप है। ध्यान से सुनिए, ईस्टर्न रोमन एम्पायर के अंदर जस्टिनियन रूल कर रहा है। जस्टिनियन उन टेरिटरीज को उन अफ्रीकन टेरिटरीज को रिकैप्चर करना चाह रहा है जिनको वेंडाल्स ने हमसे छीन लिया था, और जस्टिनियन इनको रिकैप्चर करने में सक्सेसफुल भी होता है, परंतु वो जब इटली को वापस से रिकैप्चर करने जाता है तो उसे फेलियर, मतलब वो फेल होता है। न सिर्फ वो फेल होता है बल्कि जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर है वो भी कोलैप्स कर जाता है, क्योंकि डिवास्टेशन एक बड़े लेवल पर होती है ईस्टर्न रोमन एम्पायर के अंदर। और अब मुझे एक बात बताइए कि रोमन एम्पायर का राइवल कौन था? रोमन एम्पायर का राइवल है ईरानियन एम्पायर ने ये सब देखा कि किस तरह अब रोमन एम्पायर ईस्टर्न रीजन से कोलैप्स कर गया, तो रोमन एम्पायर के अंदर उस दौर में जो डायनेस्टी थी वो है ससानियंस। उन्होंने इस चीज का फायदा उठाना चाहा और उन्होंने क्या करा, 3rd सेंचुरी में लॉन्च्ड अ होलसेल इन्वेजन ऑफ ऑल द मेजर ईस्टर्न प्रोविंसेस। ठीक है, ससानियंस वहां पर घुसना शुरू कर दिए। कहां पर? रोमन एम्पायर के अंदर। अब एक तरफ है रोमन एम्पायर का ईस्टर्न पार्ट, वेस्ट तो पहले ही कोलैप्स कर गया जर्मेनिक ट्राइब्स की वजह से, ईस्टर्न जस्टिनियन की मिस्टेक की वजह से। तो और एक तरफ है ईरानियन एम्पायर। तो एक तरफ है रोमन एम्पायर और दूसरी तरफ है ईरानियन एम्पायर। दोनों के बीच चलती हुई लड़ाई का फायदा उठाया तीसरी पावर ने, जिसका नाम है अरेबियन पावर। अरेबियन पावर मतलब इस्लामिक पावर। ठीक है, ससानियंस एक तरफ लड़ रहे हैं, एक तरफ लड़ रहे हैं रोमन एम्पायर, और जो इन दोनों के बीच से निकलते हुए इन दोनों को गेम से बाहर करने वाली पावर आती है, उसका नाम है अरेबियंस। अरेबियन सेंट्रल एशिया से होते होते एक तरफ ईरान को पावर से हटाते हैं, दूसरी तरफ रोमन एम्पायर को कैप्चर कर लेते हैं और वहां रख देते हैं एक न्यू रिलीजन या फिर एक न्यू सुपर पावर की, जिसका नाम है इस्लामिक रिलीजन। ठीक है, यहाँ से देखिए, द एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम फ्रॉम इट्स बिगनिंग इन अरेबिया has been called the greatest political revolution ever to occur in the history of the ancient world। ठीक है, अब यहाँ से ईरानियन एम्पायर जो कितनी सेंचुरी से रोमन एम्पायर से लड़ता हुआ चल रहा था, उसको भी अरेबियंस हटा देते हैं, दूसरी तरफ रोमन एम्पायर को भी कोलैप्स कर देते हैं और दोनों एम्पायर को मिलाकर अपनी टेरिटरी में इंक्लूड कर लेते हैं और एक बनाते हैं न्यू इस्लामिक पावर। तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर गेट कोलैप्स्ड एंड ग्रेजुअली द ईस्टर्न आल्सो, बट हाउ? तो हमें पता चलता है कि वेस्टर्न पार्ट को कोलैप्स करने वाली ट्राइब का नाम है जर्मेनिक ट्राइब, और ईस्टर्न पार्ट को कोलैप्स करने वाली ट्राइब का नाम या फिर कोई ट्राइब नहीं है, वो है अरेबियन। तो ये था आज का हमारा चैप्टर एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट। I hope you like the video. If you like the video, please hit the like button, subscribe to the channel and also share this video. और अगर आपको यह हाईलाइटेड PDF चाहिए हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप PDF का एक्सेस ले सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।